रामलाल और उसकी पत्नी सावित्री के जीवन में आज बड़ी ही खुशी भरा दिन था, क्योंकि उसकी पत्नी ने आज 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। रामलाल की माँ और छोटी बहन भी उन दोनों बच्चियों के जन्म की खुशी में बड़े ही खुश थे। रामलाल की दोनों बेटियां अब 1 साल की हो गई थी, लेकिन जैसे ही वो दोनों थोड़ी बड़ी होने लगी तो उन दोनों की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी। सुनिए जी, आप एक बार फिर से वैद्य जी को बुलाकर लेकर आइए। उन्होंने दोनों के लिए जो दवा दी थी उससे एक बार तो इन दोनों को आराम हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से इनका बुखार बहुत तेज हो जाता है। हाँ बेटा, दिन पर दिन बच्चियों की तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि बुखार इनके सर पर चढ़ जाए। जब बुखार का असर दिमाग पर होने लगता है तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। नहीं नहीं माँ, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लेकर आता हूँ और उन्हें दवाइयाँ बदलने के लिए कहता हूँ। रामलाल जल्दी से वैद्य जी को बुलाकर लेकर आता है। वैद्य जी आकर उन दोनों बच्चियों की नब्ज को देखते हैं। मैंने आज तक इतने लोगों की बीमारियों को ठीक किया है, लेकिन तुम्हारी बेटियों के बुखार का इलाज मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने इन्हें हर प्रकार की जड़ी बूटी खिलाकर देख लिया, लेकिन उससे इन्हें कोई आराम नहीं पहुंच रहा। मेरे पास अब ये आखिरी औषधि बची है। अगर इससे तुम्हारी बेटियों को आराम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना मेरे पास इसके अलावा इस बुखार के लिए कोई दूसरी दवा नहीं है। तुम भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हारी बच्चियां बिल्कुल ठीक हो जाएं। वैद्य जी के जाने के बाद सावित्री अपनी बेटियों को वो औषधि खिलाती है, लेकिन कई दिनों तक भी उसे खिलाने के बाद उन दोनों को कोई आराम नहीं होता। तो उनका पूरा परिवार भगवान के सामने अपनी बच्चियों के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो दोनों बच्चियां भगवान के घर चली जाती है। अपने बच्चियों के जाने के दुख में सावित्री और रामलाल बिल्कुल टूट जाते हैं। रामलाल की माँ और बहन उन्हें संभालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी बच्चियों को खोने का दुख उनके हृदय से दूर ही नहीं होता। न जाने हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिस कारण हमारे साथ ऐसा हुआ। हमारी मासूम बच्चियों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो भगवान ने उन्हें इस तरह हमसे छीन लिया। अगर भगवान को इसी तरह हमसे हमारी बच्चियों को छीनना था तो उन्हें इस धरती पर भेजने की जरूरत ही नहीं थी। इतनी छोटी सी उम्र में हमारी बच्चियों को इतना बड़ा दुख दे दिया। मैं समझ रही हूँ इस समय तुम दोनों पर क्या बीत रही है, लेकिन बेटा, नियति के लेख को कोई नहीं बदल सकता। इस दुनिया में जब जब जो होना है वो होकर ही रहता है, और उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण भी होता है। मैं ये तो नहीं जानती कि ये जो हुआ इसका क्या कारण है, लेकिन तुम भगवान के दर पर जाकर अपनी बेटियों के लिए प्रार्थना करो कि उन्हें आगे कोई कष्ट न हो और तुम दोनों की गोद एक बालक के जन्म से फिर से हरी हो जाए, और इस बार उस बालक के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। हाँ भैया, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप भाभी के साथ भोलेनाथ के मंदिर जाइए। दोनों पति पत्नी अपने दुखी मन को लेकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं। भगवान, हमारी बेटियों के साथ जो होना था उसे तो हम होने से रोक नहीं पाए, लेकिन अगर आप आगे उन्हें फिर से मनुष्य के रूप में जन्म दो तो उन्हें इस तरह अल्पायु मत करना। मैं चाहती हूँ वे जहाँ भी अपना पुनर्जन्म ले अपनी पूरी आयु कर जाए तथा सदैव खुश रहे। मैं चाहती हूँ कि वो दोनों फिर से मेरे ही गर्भ से जन्म ले तथा मेरे ही यहाँ बड़ी हो। मैं फिर से उनकी माँ बनना चाहती हूँ। सावित्री के इतना कहते ही भगवान भोलेनाथ पर चढ़े फूलों में से एक फूल गिरता है। भगवान भोलेनाथ ने मुझे अपने आशीर्वाद स्वरूप ये पुष्प दिया है। इसका मतलब उन्होंने मेरी प्रार्थना को कबूल कर लिया है। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद कर वो दोनों मंदिर के बाहर आते हैं। तभी उनके पास 2 छोटे छोटे बछड़े चलते हुए आते हैं और उन दोनों को स्नेह करने लगते हैं। ये दोनों बछड़े तो बहुत ही प्यारे हैं, लेकिन इन दोनों की माँ कहाँ है? लगता है ये दोनों अपनी माँ से बिछड़ गए हैं। सावित्री ऐसा कहती ही है, तभी वहाँ पर बैठी एक बूढ़ी औरत सावित्री से कहती है, बेटा, मुझे तो ये बछड़े कोई साधारण बछड़े नजर नहीं आते, क्योंकि ये बछड़े यहाँ पर अचानक आ गए हैं। तुम्हारे आने से पहले तक तो ये बछड़े बहुत उदास थे, लेकिन तुम्हें देखते ही इतने खुश हो गए।
लगता है इनका तुमसे जरूर कोई नाता है। यदि तुम इन्हें अपने साथ ले जाओगी तो इनका मन लगा रहेगा। मेरी मानो तो इन्हें अपने साथ ले जाओ। आप ठीक कह रही हो माँ जी। इन बछड़ों को देखकर मेरे मन में भी एक अलग ही ममता जाग रही है। सुनिए जी, क्या हम इन बछड़ों को अपने साथ घर लेकर जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं सावित्री। वैसे भी बछड़ा हो या गाय, उनकी सेवा करना तो बड़ा ही सौभाग्य का काम है। लगता है ये बछड़े हमारे पास आए हैं, ये भी महादेव की ही कृपा है। हम इन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। वो उन दोनों बछड़ों को अपने साथ अपने घर लेकर चले जाते हैं। वो अपने आंगन में दोनों बछड़ों के रहने के लिए एक स्थान भी बना देते हैं। अब हर रोज सावित्री सबसे पहले दोनों बछड़ों को खाना खिलाती, उसके बाद वो खुद खाना खाती। एक दिन सावित्री उनके पास बैठकर उन्हें अपने हाथ से रोटी खिला रही थी। तभी अचानक उन्हें खाना खिलाते खिलाते सावित्री बड़ी ही भावुक हो गई। तुम दोनों को अपनी माँ की बहुत याद आती होगी ना? तुम दोनों कहाँ पर रहती थी और तुम्हारी माँ कौन थी? तुम कैसे उनसे बिछड़ गई? अगर मैं ये सब जान पाती तो ज़रूर तुम्हारी माँ को भी तुम्हारे पास ले आती, क्योंकि जब बच्चों को उसकी माँ से अलग कर दिया जाता है तो वो दुख बहुत बड़ा होता है। उस दुख को कोई नहीं भर सकता। तुम दोनों की तरह ही मेरी भी दो प्यारी प्यारी बेटियाँ थीं। मुझे उन दोनों की बहुत याद आती है। काश वो दोनों फिर से मेरे पास आ सकती। सावित्री की बात सुनकर उन दोनों बछड़ों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी सावित्री उन दोनों को रोते हुए देखकर चुप हो जाती है। अरे, मेरी वजह से तुम भी रोने लग गए? तुम दोनों चुप हो जाओ। तुम दोनों रो रहे हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। सावित्री अपने हाथों से उन दोनों के आंसू पोंछती है तो वो दोनों भी सावित्री को अपनी गर्दन से बड़े ही प्यार से सहलाते हैं। उन दोनों को लाड़ दुलार करके सावित्री वहाँ से चली जाती है। रात का खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं। तभी सावित्री को सपने में नंदी महाराज दिखाई देते हैं तो सावित्री उन्हें देखकर उन्हें प्रणाम करती है। सावित्री, ये कोई आम सपना नहीं है। तुम अपनी दोनों बच्चियों के दुख में बड़ी दुखी हो रही हो, लेकिन इसका कारण तुम्हारे ही कर्म है। लेकिन नंदी महाराज, मैंने तो आज तक जानबूझकर कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही कभी किसी के बारे में कुछ बुरा कहा। तो फिर मुझे मेरे किन कर्मों की सजा मिल रही है? ये जरूरी नहीं सावित्री कि जो कर्म तुम इस जन्म में करो उन कर्मों की सजा तुम्हें इसी जन्म में मिल जाए। कर्म का चक्र तो हमेशा घूमता रहता है। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो तुम्हारे अगले जन्म में तुम्हारे कर्म घूम कर तुम्हारे सामने आ ही जाते हैं। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका नाता तुम्हारे इस जन्म से नहीं बल्कि तुम्हारे पिछले जन्म से है। पिछले जन्म में तुमने जानबूझकर नहीं लेकिन भूलवश एक नागिन के 2 बच्चों की हत्या कर दी थी, जिस वजह से वो नागिन तुम पर बड़ी क्रोधित हुई। उसी क्रोध और अपने बच्चों को खोने के दुख में उसने तुम्हें यह श्राप दिया कि तुम्हारे भी किसी न किसी जीवन में तुम्हारे साथ ऐसा ही हो। जब तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन लिया जाएगा तुम्हें भी मेरी तरह वो पीड़ा झेलनी पड़ेगी। इसीलिए तुम्हारे साथ इस जन्म में ये सब हुआ। किंतु नंदी महाराज, जैसे कि आपने कहा कि वो सब मुझसे अनजाने में हो गया था, और अनजाने में ही गलती की एक क्षमा तो होती है ना? क्या ऐसा कोई मार्ग नहीं जिससे मुझे मेरी बेटियां फिर से मिल जाए? ऐसा हो चुका है सावित्री। जिस दिन तुम भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आई थी उसी दिन भगवान भोलेनाथ ने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया। ये दोनों बछड़े कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी दोनों पुत्रियां ही हैं जिन्हें महादेव ने तुम्हारे पास भेजा है। नागिन के बच्चों की मृत्यु के 1 वर्ष बाद पुनः अपने बच्चों की प्राप्ति हुई थी उसे। इसी तरह जब कुछ महीने बाद 1 वर्ष का वो अंतराल पूरा हो जाएगा तो ये दोनों बछड़े एक दिव्य ज्योति के रूप में तुम्हारे गर्भ में समा जाएंगे, जिसके बाद तुम पुनः अपनी पुत्रियों को जन्म दोगी। किंतु नंदी महाराज, जिस प्रकार पिछली बार मेरी बेटियों के साथ जो हुआ वो दोबारा तो नहीं होगा ना? अब अपनी बेटियों को किसी दुख में नहीं देखना चाहती मैं। नहीं सावित्री, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन नियति के कुछ लेख होते हैं। अब तुम्हारी दोनों पुत्रियां अपने कर्मों को अपने साथ लेकर आएंगी। अब तुम्हारे किसी कर्म का उन पर कोई भार नहीं होगा। नियति ने उनके लिए जो लेख लिखा है उसके अनुसार ही उनका जीवन भी व्यतीत होगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। भगवान महादेव तुम्हारी पुत्रियों की रक्षा करें। इतना कहकर नंदी महाराज वहां से चले जाते हैं
वो सपना खत्म होते ही अचानक सावित्री की नींद खुलती है तो वो देखती है कि बाहर सूरज उग गया है। सुबह का सपना तो बिल्कुल सच होता है। इसका मतलब नंदी महाराज ने मुझे सपने में जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच था। ये जानकर सावित्री बहुत खुश होती है और हर रोज की तरह अपने उन दोनों बछड़ों के पास जाती है। वो दोनों को खाना खिलाकर उन्हें बहुत लाड करती है। 1 वर्ष के अंतराल में अब जितना भी समय बचा है वो बस जल्दी से पूरा हो जाए तो मैं तुम दोनों को अपनी पुत्रियों के रूप में जन्म दूंगी। अब मुझे समझ आया कि मुझे तुम दोनों से इतना लगाव क्यों महसूस हो रहा था और तुम दोनों खुद चलकर मेरे पास क्यों आए थे। सावित्री के इतना कहते ही वो दोनों उसे सहलाने लगते हैं। कुछ महीने बाद 1 वर्ष का वो समय अंतराल भी पूरा हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों बछड़े एक ज्योति के रूप में बदलकर सावित्री के गर्भ में समा जाते हैं। 9 महीने बाद सावित्री फिर से 2 स्वस्थ बेटियों को जन्म देती है, जो दिखने में बिल्कुल उसकी बेटियों जैसी ही थी। उनके घर में आने से सभी के चेहरों पर फिर से मुस्कान आ जाती है और भगवान महादेव के आशीर्वाद से सावित्री और उसका परिवार अब अपनी दोनों बच्चियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। 2 जुड़वा गाय बहनें जिनका नाम गौरा और गौरी था, बहुत दिनों बाद आपस में मिलती है। दोनों बहनें आपस में गले लगती है और उसके बाद वो घास के बड़े मैदान में बैठ जाती है। कैसी हो मेरी बहन? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे जो भी हूँ तेरे सामने हूँ मैं, एकदम मस्त हूँ। किस्मत का खेल तो देखो, बचपन साथ बिताया और फिर हम दोनों बहनें अलग हो गई और आज फिर किस्मत से हम दोनों मिल गई। और तुम बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में? क्या बताऊँ मेरी बहन, बस वैसा ही चल रहा है। लोगों की मदद करती रहती हूँ। अब जब जादुई गाय हूँ तो ये तो करना ही पड़ेगा। ये क्या, तुम इसके सिवा और कुछ भी नहीं करती हो? अरे मैंने तो बहुत कुछ किया है। तुम्हें पता है कितनी जगह घूमी हूँ मैं, बस क्या बताऊँ। भांति भांति के जानवरों से मिली, भांति भांति के लोगों से मिली और तुम्हें पता है अब तो मैं एक राजा के महल में बड़े आराम से रहती हूँ और मेरे पास बहुत सारी दासियाँ भी है। वो सब मेरा बहुत ख्याल रखती है। मुझे समय से खाना मिलता है और पानी भी मिलता है। क्या सच कह रही हो? तुम महल में रहती हो, लेकिन उसकी क्या जरूरत पड़ गई? पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो हमेशा से ही घूमना चाहती थी, फिर तुम एक महल में कैसे रह सकती हो? तभी तुम थोड़ी मोटी हो गई हो। अब तुम अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हो। क्या कहा तुमने? क्या मैं मोटी लग रही हूँ? नहीं नहीं, तुम्हारी आंखें खराब हो गई है। मैं तो बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसी आज से 5 साल पहले थी। चलो ये सब छोड़ो और बताओ अब तुम कहाँ रह रही हो? मैं तो एक गरीब किसान है उसके घर में रहती हूँ। उसे नहीं पता कि मैं एक जादुई गाय हूँ। वो मेरी बड़ी दिल से सेवा करता है और मुझे पता है मुझे उसके लिए कब क्या करना है। इसलिए मैं तो वहाँ बड़ी शांति के साथ रहती हूँ। मुझे भी समय से हरा चारा मिलता है, पानी मिलता है। गरीब किसान के घर में? तुझे क्या जरूरत पड़ी उस गरीब किसान के यहाँ रहने की? तूने उसे अपने जादू से अमीर क्यों नहीं बनाया? तूने मेरी तरह महल क्यों नहीं ले लिया? नहीं, मुझे तो शांति अच्छी लगती है और बस मुझे वहाँ पर रहना भी अच्छा लगता है। उनके घर में एक छोटी बच्ची है जो हर समय मेरे आगे पीछे खेलती रहती है। गौरा और गौरी दोनों ही जादुई गाय थी। गौरा को बचपन से ही बड़ी बड़ी बातें करने का बहुत शौक था, जिस कारण वो 5 साल पहले गौरी को छोड़कर घूमने निकल गई थी। उस समय पर गौरी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की। नहीं मेरी बहन, मत जाओ। यहाँ किस बात की कमी है? तुम चली जाओगी तो मेरे साथ कौन रहेगा? मैं तालाब का मेंढक बनकर नहीं रह सकती। मुझे घूमना फिरना पसंद है। ये बात तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मत जाओ। तुम्हें पता है ना कि हमारे पास में क्या क्या खूबियाँ है। कोई हमारा फायदा भी उठा सकता है। किसी का क्या भरोसा है? मेरी बात मानो, कहीं मत जाओ। हम इस खुले मैदान में रहते हैं, कितना मज़ा आता है। ये नीला आकाश, ये धरती, सब कुछ तो हमारा है। नहीं, मुझे जाना है, मुझे घूमना है। चलो ऐसा करते हैं, 5 साल बाद हम दोनों यहाँ पर आकर फिर से मिलेंगी और उन 5 सालों में हमने क्या क्या देखा
क्या क्या किया उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। गौरी ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन गौरा चली गई। और आज फिर 5 साल बाद दोनों बहनें यहाँ मिल रही थी और गौरी को ऐसा लग रहा था जैसे कि गौरा उससे कुछ छुपा रही है। दोनों बहनें बड़े मैदान में हरी घास चर रही थी। फिर वो आराम करने के लिए एक जगह बैठ जाती है। क्या हुआ, तुम बड़ी चुपचाप हो? कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। हमदर्दी के 2 बोल सुनते ही गौरा रोने लगी। मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। ये दुनिया बहुत बुरी है, मैंने देख लिया है, सब अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हारे साथ? क्या बताऊँ, तुमसे मिलने के बाद मैं दुनिया की सैर के लिए निकल गई। घूमते घूमते मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की। फिर एक दिन मैंने जंगल में एक राजा को देखा जो बुरी तरह घायल था। मेरा मन पिघल गया और मैंने उसकी भी मदद की। उस राजा ने मुझे अपने महल में चलने के लिए बोला। मैं भी बहुत थकी हुई थी, सोचा कुछ दिन मेहमान नवाजी के मज़े लेती हूँ और मैं उसके साथ उसके महल में चली गई। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि उस राजा के मन में लालच आ गया था। उसने मुझे सोने के पिंजरे में कैद कर लिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने अपने जादू का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तुम उस पिंजरे को तोड़कर आज़ाद भी तो हो सकती थी। ओ मेरी बहन, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब हो गई। उस राजा ने किसी तांत्रिक से कहकर उस पिंजरे को बनवाया था, जिसने मेरी सारी जादुई शक्तियों को कम कर दिया। अब मैं अपनी शक्तियाँ तभी दिखाती हूँ जब राजा को मुझसे कुछ चाहिए होता। मैं उसकी कैदी हो गई थी और मैंने सोच लिया था कि अब मैं यहाँ से कभी भी आज़ाद नहीं हो पाऊंगी। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। फिर बताओ, फिर क्या हुआ? तो वहाँ से कैसे निकली तुम? मेरी देखभाल के लिए राजा ने एक वफादार नौकर को लगाया हुआ था, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत खराब हो गई और उसने अपने जगह किसी और को भेज दिया। मैंने नए आदमी को देखकर उससे कहा, तुम राजा से कितना कमा लेते हो? मुझे 100 मोहरें मिलती हैं। और अगर मैं तुम्हें 1 लाख दूँ तो क्या तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कर सकते हो? सोचो, मैं तुम्हें 1 लाख मोहरें दूंगी और तुम्हें एक सुंदर घर भी दूंगी और एक मोर पंख भी दूंगी, जिससे तुम बाद में भी पैसे ले सकते हो। मैं जानता हूँ तुम एक जादुई गाय हो और तभी तुम्हारी रखवाली की जाती है। अगर तुम सचमुच में मुझे ये सब कुछ दोगी तो हाँ, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। फिर उसने मुझे पिंजरे से बाहर निकाला और वो मुझे राजा के बगीचे में ले आया। मैंने उसे अपने कहे अनुसार सारी चीज़ें दे दी और वहाँ से गायब हो गई और यहाँ चली आई। खुली हवा में सांस लेकर आज मुझे आज़ादी का मतलब समझ में आ रहा है। अब तुम बताओ मेरी बहन। क्या बताऊँ, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मैं सतर्क हो गई। कुछ लोगों से मैं मिली जिन्होंने लालच के लिए मुझे अपने पास रखना चाहा, लेकिन मैं उन्हें किसी तरह बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से भाग निकली। फिर मुझे माधव मिला, सीधा साधा किसान। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे हैं और उसकी बेटी तो पूरा समय मेरे आसपास ही घूमती रहती है। वो लोग गरीब है, इसलिए मैं कभी कभी चुपके से उनकी मदद कर देती हूँ और उन्हें पता भी नहीं चलता। पर ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर बहुत खुश हूँ, बस मैं अपनी पहचान छुपाकर वहाँ पर रहती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत थी। हम 1 और 1 11 थे, बस यही कहानी है। मैं सिर्फ इस डर के कारण कि मैं अकेली नहीं रह सकती, इसलिए उन लोगों के साथ रहती हूँ। वहाँ पर हो रही चहल पहल से मेरा मन लगा रहता है। अब तुम बताओ, तुम क्या करोगी? क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगी? कहाँ? तुम्हारे उस सीधे साधे किसान के घर पर? नहीं नहीं, मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे फिर से घुटन महसूस होगी। हम यहीं रहते हैं ना, इस मैदान में। ठीक है, फिर मैं अपने कुछ फ़र्ज़ पूरे करके आती हूँ। उन लोगों के साथ मैंने काफ़ी समय बिताया है और मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ आने से पहले उन लोगों की मदद करूँ। कल हम दोनों बहनें यहाँ पर फिर से मिलेंगी। ये कहकर गौरी वहाँ से गायब हो जाती है और किसान के तबेले में जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन गाय वहाँ नहीं थी और फिर अचानक आ गई। ये किसान की पत्नी देख लेती है और फिर वो ये बात किसान को बता देती है। क्या तुम सच कह रही हो?
हाँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि कई बार ऐसा हुआ है कि घर में कुछ भी नहीं होता था, फिर भी किसी ना किसी बर्तन में अनाज निकल आता था। और एक बार याद है तुम्हें पैसों की कितनी ज़रूरत थी, तब अलमारी में रखे हुए कपड़ों के बीच में से पैसे निकल आए थे, जबकि वो हमने वहाँ रखे भी नहीं थे। सोच क्या रहे हो? हमें इस गाय का फायदा उठाना चाहिए। हम पल भर में अमीर हो सकते हैं, सबसे अमीर। वो दोनों बहुत देर तक विचार विमर्श करते हैं। फिर उसके बाद वो किसान एक डंडा लेता है और गौरी के पास पहुंच जाता है। मुझे पता चल गया है कि तुम एक जादुई गाय हो। कितने समय से तुम हमारे घर में रह रही हो और हमारा दिया हुआ चारा खाती हो और हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करती हो। जल्दी से हमें अमीर बना दो। हमारे पास बहुत सारा रुपया पैसा होना चाहिए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस डंडे से तुम्हारी पिटाई करूंगा। ओह, तो तुम्हें आज पता चल ही गया। अगर तुमने ये बात मुझसे प्यार से कही होती तो मैं अवश्य ही तुम्हारी मदद करती, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तुम भी बुरे ही निकले। चले जाओ यहाँ से, मैं किसी को अमीर नहीं बना रही हूँ। सुनो जी, जैसे ही मुझे पता चला ये गाय जादुई है, मैं पंडित जी से ये विभूति बनवा कर ले आई हूँ। जल्दी से इस गाय के ऊपर डाल दो, ये हमारी बातें मानने लगेगी। और किसान ऐसा ही करता है और मजबूरन गौरी को उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती है। और उधर 2 दिन तक जब गौरी वापस नहीं आती तो गौरा को अनहोनी की आशंका होती है। वो किसान के घर पहुंच जाती है। अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख होता है। घबराओ नहीं मेरी बहन, मैं आ गई हूँ। मैं अभी तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूंगी। गौरी इधर उधर देखती है तो गौरा दिखाई देती है, जिसने अपने जादू से खुद को अदृश्य बनाया हुआ था। गौरा उसे वहां से आज़ाद करके उसे बड़े मैदान में ले जाती है। फिर दोनों बहनें गले लगकर बहुत देर तक रोती है। मेरी बहन, ये दुनिया बहुत मतलबी है। अपने लालच के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। हम दोनों तो बस इस मैदान में ही खुश है। सच कहा तुमने, सब जगह घूमने के बाद आखिर अपना घर अपना ही होता है। ये नीला आसमान, बहती हुई नदी और ये घास का बड़ा मैदान। चलो बहन, हम दोनों यहाँ पर खुशी खुशी रहेंगे। और उसके बाद दोनों बहनें वहीं पर रहने लगी। वो दोनों समझ चुकी थी कि अपना घर अपना ही होता है। उस जैसी शांति और खुशी और कहीं नहीं मिल सकती। झूठी दिखावटी दुनिया से अपने घर की शांति ही भली। एक छोटे से गांव में बंटी नाम का एक छोटा बच्चा अपने चाचा चाची के साथ रहता था। उसके चाचा एक मेहनती किसान थे, किंतु उनकी पत्नी बहुत ही बुरी औरत थी। वो केवल अपने बेटे सनी से प्यार करती थी और बंटी को हर समय डांटती रहती थी। बेचारा छोटा बंटी हर समय डरा डरा सा रहता था। वो घर का सारा काम करता था और बाहर का भी। उसकी चाची सनी से कोई काम नहीं कराती थी और उसे अच्छी अच्छी चीजें भी खाने को देती थी। एक दिन की बात है। अरे बंटी, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए? गायों को खाना खिला रहे हो। ये काम तो तुम्हारी चाची का है। तुम्हें इस समय स्कूल में होना चाहिए था। बंटी बेचारा डर जाता है, क्योंकि उसकी चाची ने कहा था कि चाचा को कभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, कि तभी चाची वहां आ जाती है। मैं ही तो सारा काम करती हूँ। वो तो आज जरा मेरे सर में दर्द बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने बंटी से कहा कि गायों को चारा दे दे। अगर यही बात थी तो तुमने सनी को छुट्टी क्यों नहीं कराई? उसे भी काम के लिए रोक लेती। मुझे तुम्हारी आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बंटी अनाथ नहीं है, मत भूलो, उसका चाचा उसके साथ है। फिर वो बंटी से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जल्दी से अपने स्कूल जाओ, क्योंकि तुम्हारी परीक्षा पास है। पर चाचा जी, बहुत देर हो गई है। जब तक मैं स्कूल पहुंचूंगा तो मैं लेट हो जाऊंगा। उसके चाचा उसे अपनी साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ आते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद सभी बच्चे घर की तरफ जा रहे थे कि तभी बंटी को रास्ते में पड़ी हुई एक छोटी सी लाल कार दिखाई देती है, जिसका एक पहिया टूटा हुआ था। अरे वाह, कितनी सुंदर लाल रंग की कार है। अगर ऐसी बड़ी गाड़ी होती तो कितना मजा आता। अरे, इसका तो पहिया टूटा हुआ है। वो इधर उधर सब जगह देखता है, लेकिन उसे उस गाड़ी का पहिया कहीं दिखाई नहीं देता। तब वो एक पेड़ से एक लकड़ी तोड़ता है और उसे घिसकर उस कार के पहिए जितना लकड़ी का पहिया बनाकर उस कार में लगा देता है। और फिर वो उस कार को अपने बैग में डालकर खुशी खुशी घर चल देता है। ये उसको अब तक का मिला पहला खिलौना था। उसकी चाची हमेशा अपने बेटे के लिए खिलौने लेकर आती थी। बंटी के पास कोई खिलौना नहीं था। वो बहुत खुश था कि उसे आज ही कार मिली है।
शाम को उसकी चाची खाना बनाने लगती है। वो सनी को प्यार से खाना खिला रही थी कि तभी बंटी वहां आता है। चाची, बहुत तेज भूख लगी है, मुझे खाने को कुछ दे दो। एक तो जब देखो ये खाने के लिए आ जाता है, ना जाने कितना बड़ा पेट है, जब देखो इसमें भरता ही रहता है। चाची उसे बची खुची रोटी खाने के लिए देती है। वो चुपचाप उस खाने को खा लेता है। रात को सभी सो रहे थे कि तभी सनी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है। वो दर्द से बुरी तरह से चिल्ला रहा था। तुमने इसे ऐसा क्या खाने के लिए दे दिया? इतना भयानक दर्द! अब मैं इसे कहाँ लेकर जाऊं? आसपास कोई डॉक्टर भी नहीं है। बंटी भी सनी के लिए बड़ा परेशान हो जाता है। वो सनी को इस हालत में देखकर रोने लगता है और सोचता है कि काश उसके पास एक बड़ी गाड़ी होती तो वो अभी सनी को शहर ले जाता। कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, बंटी जल्दी से आओ सनी को लेकर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। बंटी इधर उधर देखता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता कि तभी उसे फिर आवाज आती है, अरे अरे उधर नहीं, आंगन में देखो, मैं यहाँ खड़ी हूं, जल्दी अपने भाई को लेकर आओ, उसकी तबीयत बहुत खराब है। बंटी भागकर आंगन में जाता है तो हैरान हो जाता है। उसकी वही गाड़ी आंगन में खड़ी हुई थी और उसका एक पहिया भी लकड़ी का था। अरे ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो, जल्दी से सनी को लेकर आओ, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। तुम एक जादुई कार हो? रुको, मैं अभी सनी को लेकर आता हूँ। बंटी जल्दी से अंदर आता है और अपने चाचा चाची से कहता है कि सनी को गाड़ी में बिठाकर उसे शहर लेकर जाना है। कौन सी गाड़ी बेटा? हमारे पास तो कोई गाड़ी ही नहीं है। चाचा, वहां आंगन में देखो, वो लाल रंग की जादुई कार, हमें जल्दी से सनी को हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। सभी लोग उस जादुई कार में सवार हो जाते हैं और जादुई कार हवा में बादलों से बातें करते हुए हॉस्पिटल के सामने जाकर रुक जाती है। चाचा और चाची दोनों जल्दी से सनी को अंदर ले जाते हैं। डॉक्टर से दवाई दिलाने के बाद वो सनी के साथ वापस आते हैं और फिर जादुई कार में बैठकर वो घर आ जाते हैं। जादुई कार वापस से छोटी हो जाती है और बंटी के बैग में जाकर बैठ जाती है। क्यों रे बंटी, तू तो मुझसे बहुत बातें छुपाने लगा है, तेरे पास ये जादुई कार कहाँ से आई? सच बता, तूने आज तक जादुई कार से क्या क्या लिया है? नहीं नहीं चाची, आप गलत समझ रही हो। ये कार तो मुझे स्कूल से आते समय सड़क पर पड़ी मिली थी। ये इतनी बड़ी कार नहीं थी, ये तो छोटी सी कार थी और इसका एक पहिया टूटा हुआ था, तो मैंने लकड़ी का बनाकर लगा दिया। मुझे नहीं पता था ये जादुई कार है। अरे तुम बंटी पर क्यों गुस्सा हो रही हो? तुम ये देखो ना कि उस कार ने हमारे बेटे की जान बचाई है। जाओ बंटी, बेटा तुम सो जाओ, तुम्हें सुबह स्कूल जाना है। लेकिन चाची के दिमाग में अभी भी वो जादुई लाल रंग की कार घूम रही थी। वो तरह तरह के मंसूबे बना रही थी कि किस तरह वो इस लाल जादुई कार का प्रयोग कर सकते हैं जिससे वो जल्दी से जल्दी अमीर हो जाए। अगले दिन सुबह, अरे बंटी बेटा, अपनी वो जादुई लाल कार तो दिखाना। बंटी अपने बैग से लाल कार बाहर निकालता है। फिर चाची उसे हाथ में लेकर देखती है और बंटी से कहती है, क्यों ना हम इस गाड़ी का उपयोग घर की आमदनी बढ़ाने में करें? गांव के लोगों को शहर जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो तुम स्कूल जाकर क्या करोगे? इससे तो अच्छा है कि तुम इस कार से उन लोगों को शहर लाने ले जाने का काम करना शुरू कर दो। बंटी अपनी चाची से बहुत डरता था। वो चाची की बात मान लेता है। चाची सबको बता देती है कि उनके पास में एक ऐसी जादुई कार है जो उन्हें हवा में उड़ाते हुए शहर ले जा सकती है। सभी बड़े खुश हो जाते हैं। जो लोग शहर में काम करते थे वो सब अब बंटी की कार में बैठकर शहर जाने लगे। अरे वाह बंटी, तुम्हारी कार से आकर तो सारा समय ही बच गया आज। पहली बार मैं समय से काम पर जा रहा हूँ। बेटा, शाम को भी समय पर आ जाना। सचमुच में आज का सफर कितना अच्छा रहा। न बसों में धक्के खाने पड़े, न सड़क के गड्ढों में ऊपर नीचे होना पड़ा। शाम को समय से आ जाना बंटी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सब मुझे इसी जगह मिल जाना, फिर मैं आप सबको इकट्ठा गांव ले चलूंगा। बंटी उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी जादुई कार बोलती है, क्या हुआ बंटी, इन लोगों को तुमने टाइम से पहुंचा तो दिया है, फिर तुम इस तरह मुंह लटकाकर क्यों बैठे हुए हो? मुझे ये काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैं तो पढ़ाई करना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर मैं एक अच्छा आदमी बनना चाहता हूँ। अगर मैं इसी तरह लोगों को ले जाने और लाने का काम करता रहूंगा तो फिर मैं अपनी पढ़ाई कब करूंगा? ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी चाची तुम्हें पढ़ने नहीं देना चाहती। वो एक लालची औरत है। जैसे ही उसे पता चला तुम्हारे पास एक जादुई कार है, उसने तुम्हें काम पर लगा दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज की मेरी सारी क्लासेस छूट गई।
तो तुम फिक्र क्यों करते हो? हम सुबह यहाँ लोगों को छोड़कर तुम्हारे स्कूल चलेंगे। इस तरह तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाएगी और तुम्हारी चाची भी नाराज नहीं होगी। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? फिर तो मजा आ जाएगा। पैसा कमाकर चाची को दूंगा तो वो भी नाराज नहीं होगी, और वहीं मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। बंटी जल्दी से जादुई कार में बैठ जाता है और जादुई कार चुटकी बजाते स्कूल के बाहर पहुंच जाती है। फिर वो जाकर अपनी क्लास लेने लगता है। ये देखकर सनी गुस्से में आ जाता है और बंटी से बोलता है, माँ ने तुम्हें काम पर लगाया था और तुम यहाँ आकर फिर से स्कूल में बैठकर पढ़ाई कर रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत माँ से लगाऊंगा। नहीं नहीं, चाची से कुछ मत कहना, मैं अपना काम खत्म करके आया हूँ। लेकिन घर पहुंचकर सनी अपनी माँ को सारी बात बता देता है। उधर बंटी शाम को सभी लोगों को लेकर जब गांव वापस आता है तो चाची उस पर नाराज होती है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें पैसे कमाने हैं, फिर तुम स्कूल में क्या कर रहे थे? चाची, अगर मैं पैसे कमाने में लग जाऊंगा तो मैं अपनी पढ़ाई कब करूंगा? मैं सुबह उन लोगों को शहर छोड़ दूंगा, वहां से शाम को वापस ले आऊंगा, उसके बीच में स्कूल में पढ़ाई कर लूंगा। तुमसे जितना कहा है तुम सिर्फ उतना करोगे, तुम सिर्फ पैसे कमा कर लाओगे। तभी उसके चाचा वहां आ जाते हैं और अपनी पत्नी की बात सुन लेते हैं। मैं देख रहा हूँ तुम्हारा लालच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तुम बंटी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं कर रही हो। सोचो, अगर इसके पास में वो जादुई कार ना होती तो तब तुम क्या करती? मैं ऐसा क्यों सोचूं, जबकि हमारे पास एक जादुई कार है और हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। बंटी, तुम्हें कोई जादुई कार की मदद लेने की जरूरत नहीं है, और ना ही पैसे कमाने की। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर पैसे कमाने ही हैं तो उस कार को मैं चलाऊंगा। चाची को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चाचा की बात के आगे कुछ नहीं बोल पाती। अगले दिन सुबह बंटी खुशी खुशी स्कूल जाता है और चाचा उसकी कार से लोगों को लाने ले जाने का काम करते हैं। इस तरह वो खेतों में भी काम करने के लिए जाते और लोगों को इधर उधर ले जाने का भी काम करते, जिससे उनके घर की आमदनी डबल हो जाती है। बंटी के चाचा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें बंटी की बहुत फिक्र है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं दिल से चाहता हूँ कि मेरे दोनों बेटे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, और बंटी के लिए तो खासकर, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी पत्नी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। जादुई कार, तुम हमेशा बंटी के साथ रहना, उसे कभी किसी मुसीबत में मत फंसने देना। इसी तरह समय बीत जाता है और बंटी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाता है। तब उसके चाचा उसे उसकी जादुई कार गिफ्ट में वापस कर देते हैं। अरे बंटी, आखिर मैं तुम्हें मिल ही गई। तुम बहुत अच्छे हो जादुई कार, तुमने चाचा के साथ मिलकर सब कुछ संभाल लिया। चलो आज हम एक लंबी ड्राइव पर चलते हैं। और बंटी अपनी जादुई कार में बैठकर आसमान में बादलों से बातें करने लगता है। घर के सभी सदस्य ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे और रेणुका सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी, माँ 1 साल और रुक जाओ। तुम्हें पता तो है 2 महीने बाद मेरे फाइनल एग्जाम है। कम से कम मुझे ग्रेजुएशन पूरा करके अपनी जिंदगी के बारे में सोचने तो दो। तो हम लोग बैठकर यहाँ और क्या बातें कर रहे हैं? हम भी तो तेरे भविष्य की बातें कर रहे हैं। अच्छा घर बार है, लड़का ठीक ठाक कमाता है। और नहीं तो क्या, इतने बड़े शहर में अपना घर होना भी बहुत बड़ी बात है। माँ, इसकी बात सुनो, मेरी बात मानो, इसकी शादी फाइनल कर दो। एग्जाम का क्या है, नहीं देगी तो कौन सा, इसको कोई बड़ा अफसर बनना है। भैया, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप सब लोग मिलकर बस मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। कम से कम मुझे मेरी पढ़ाई तो पूरी करने दीजिए। रेणुका के घर वाले किसी भी हालत में रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते थे, इसलिए रेणुका की माँ, भाई, भाभी ने रेणुका की शादी उसके लास्ट पेपर वाले दिन रख दी और यहाँ तक कि उसे पेपर देने से भी मना कर दिया। एक दिन रेणुका अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ शादी करने के लिए, लेकिन कम से कम मुझे मेरे पेपर तो देने दो। आप जैसा कहोगी, जो कहोगी मैं कर लूंगी। बस माँ, किसी भी तरह मुझे पेपर देने दो। चल ठीक है, मैं देखती हूँ। तू तो जानती है बेटी, तेरे बाबूजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी तेरा भाई उठाता है, और मैं भी चाहती हूँ कि अपने जीते जी मैं तेरी शादी कर दूँ। जिस तरह मेरी शादी आपका फर्ज है, इसी तरह आपका एक फर्ज मेरी पढ़ाई के प्रति भी है। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बस मुझे ग्रेजुएशन करने दो। आखिर माँ के कहने पर रेणुका का भाई उसे पेपर दिलाने के लिए तैयार हो जाता है। लास्ट पेपर वाले दिन रेणुका रात को सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार खड़ी थी, और फिर वो शादी करके विवेक के घर आ जाती है। विवेक की छोटी सी नौकरी थी, अपना घर था, और घर में माँ और उसकी एक छोटी बहन थी। देखो रेणुका, अब तुम इस घर की बहू हो और यहाँ की सारी जिम्मेदारियां तुम्हारी हुई। जानती हूँ तुम एकदम से सारे काम नहीं सीख सकती, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सारी जिम्मेदारियां उठानी होंगी। जी माँ जी। मनी मन रेणुका सोच रही थी कि 20 साल की उम्र में वो घर की जिम्मेदारियां उठाने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है,
लेकिन फिर भी उसके कंधों पर इतनी जिम्मेदारियां आ गई हैं। रेणुका, मेरी तनख्वाह ज्यादा नहीं है। तुमने इसी में ही देखभाल करके घर चलाना है और बस मम्मी और बहन के साथ घर के काम ही देखने हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। धीरे धीरे रेणुका घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है, पर वो अपनी पढ़ाई को नहीं भूल पाती है। उसकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई थी। वो किसी भी तरह से विवेक से बात करना चाहती थी कि वो उसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दे। पढ़ाई? तुम्हें आगे पढ़ने की जरूरत क्या है? मेरा मन पढ़ाई करने का है। अब मैं शुरू से चाहती थी कि मैं बहुत पढ़ाई करूं। क्या पता फिर कहीं अच्छी नौकरी मिल जाए और मैं भी आपका हाथ बटाऊं। इन सब चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना कि छुटकी की शादी तय हो गई है और घर में अब शादी की तैयारियां होने वाली हैं। इसलिए पढ़ाई को छोड़ो और माँ के साथ घर के काम देखो। कुछ दिनों बाद ही विवेक अपनी बहन की शादी करा देता है। यहाँ तक कि रेणुका और विवेक एक प्यारी छोटी बच्ची के माँ बाप भी बन जाते हैं। पढ़ने की इच्छा उसकी कहीं पर दफन हो चुकी थी कि तभी एक शाम खबर मिलती है कि विवेक का रोड एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। रेणुका के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विवेक के मरने के बाद की सारी रस्में खत्म हो चुकी थी कि तभी रेणुका की ननद और सास रेणुका को सुनाने लगते हैं, मेरा जवान बेटा चला गया। अगर ये किस्मत वाली होती तो मेरे बेटे की उम्र लंबी होती। ठीक कह रही हो माँ, किस्मत वाली तो ये बिल्कुल भी नहीं है। देखो तो भैया चले गए, अब क्या होगा माँ? माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? जितना दुख आपको है उतना ही दुख मुझे है, और सबसे ज्यादा दुख तो छोटी बिटिया का है। देखो तो इसके सर से तो बाप का साया उठ गया। आप लोग इसके बारे में भी तो सोचो। हैं? इसके बारे में हम क्या सोचें? इसके बारे में सोचने का काम तेरा है। तू इसकी माँ है। रेणुका हैरान थी कि किसी के चले जाने से रिश्ते अचानक से कितनी जल्दी बदल जाते हैं। वो अपने मायके जाती है तो उसका भाई कहता है, देखो रेणुका, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हारी शादी पर कितना खर्च किया था, और उसके बाद भी जब भी तुम त्योहार पर आती हो तो मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देता। लेकिन तुम खुद सोचो, तुम्हें अपने ससुराल वालों की हर बात माननी पड़ेगी। अब वही तुम्हारा घर है। भैया आप ये क्या कह रहे हो? मेरे ससुराल वालों ने सीधा सीधा कह दिया है कि अपने और अपनी बेटी का खर्चा खुद उठाओ। मैं तो कोई नौकरी भी नहीं करती। अब आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? हाँ, देखो रेणुका, हमारे खुद 2 बच्चे हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कितना है। हम एक और खर्चा नहीं उठा सकते। अब तुम जानो और तुम्हारे ससुराल वाले जाने बस। रेणुका अपनी माँ की ओर मदद भरी नजरों से देखती है, लेकिन माँ भी रेणुका से कहती है, देखो बेटी, तुम्हारे बाबूजी अगर जिंदा होते तो वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर देते। मैं तो खुद अब अपने काम नहीं कर सकती। सब कुछ तेरे भैया भाभी देखते हैं। बेटा, ससुराल वाले जैसा कहे वैसा ही करो। रेणुका जब घर वापस आती है तो उसकी सास कहती है कि तुम अपने लिए कोई नौकरी देखो। इस तरह घर में बैठकर कैसे चलेगा? जो पैसा था वो सब तो छुटकी की शादी में लग गया। अपनी छोटी सी बच्ची की तरफ देखकर रेणुका भी मन ही मन सोचती है कि उसे काम करना ही पड़ेगा। ये पैसे जो विवेक छोड़कर गया है, आखिर कितने टाइम तक उनका साथ देंगे? वो पास ही में एक स्कूल में नौकरी करने लगती है और कुछ ही दिनों बाद वहां पर उसकी एक सहेली बन जाती है जिसका नाम कोमल था। रेणुका, मुझे तुम्हारे लिए कभी कभी बहुत अफसोस होता है। मैंने देखा है तुम पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट हो, कि सारी जिंदगी टीचर बनकर क्यों अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हो? तुम्हें पता है पीसीएस के फॉर्म निकलने वाले हैं, मैं भी भरूंगी। जानती हूँ कि मैं इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है। मेरी बात मानो, तुम भी वो फॉर्म भर दो। क्या पता किस्मत में अफसर बनना लिखा हो। हाँ, किस्मत मेरी बहुत बुरी है कोमल। तुम तो देख ही रही हो, जिंदगी में जो भी चाहा करने के लिए वो कुछ नहीं कर पाई। तुम्हें क्या लगता है ये फॉर्म भरकर मेरी किस्मत चमक जाएगी? देखो रेणुका, भगवान हर किसी को मौका देता है, और हो सकता है कि ये मौका तुम्हारे लिए ही हो। अपने आगे के बारे में सोचो, अपनी बेटी के बारे में सोचो। जिंदगी बार बार किसी को मौका नहीं देती है। फिर अगर उम्र निकल गई तो तुम किसी नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाओगी। शायद तुम सही कह रही हो। कोशिश करने में क्या जाता है। रेणुका और कोमल दोनों मिलकर फॉर्म भर देती हैं और स्कूल के बाद 1 घंटा पास ही की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करने लगती हैं। बिना कोचिंग के उन्हें ये पेपर की तैयारी करनी थी, इसलिए वो दोनों आपस में बहुत सारे टॉपिक पर बातें करती और उनके नोट्स बनाती और एक दूसरे की मदद करती। एक दिन पढ़ाई करते करते रेणुका काफी लेट हो जाती है और जब वो घर आती है, अरे ओ महारानी, घड़ी में देखो 4 बज रहे हैं। इतनी देर कहाँ लगा दी? घर परिवार की भी सुध है या नहीं है? या नौकरी करके हमारे ऊपर एहसान जता रही है? रेणुका ने घर पर नहीं बताया हुआ था कि वो पेपर की तैयारी कर रही है,
इसलिए वो अपनी सास की कठोर शब्दों को सुनकर शांत रहती है और बोलती है, बस माँ जी, आज थोड़ा काम था स्कूल में, इसलिए प्रिंसिपल ने रोक लिया। आगे से देर नहीं होगी। हाँ हाँ, बस बस, बहुत हो गया। जा अब रसोई में जाकर खाना बना ले, सुबह से भूखी बैठी हुई हूँ। और अब इसका भी एडमिशन किसी स्कूल में करा दे, मेरे बस में नहीं है पूरा दिन इसको देखना। ठीक है माँ, मैं इसका अपने ही स्कूल में एडमिशन करा देती हूँ, मेरे साथ ही रहेगी। कभी कभी रेणुका सोचती है कि रिश्ते कितने जल्दी बदल गए। भाई ने तो उसके बाद कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि बहन है भी या नहीं। ननद आती तो हर समय अलग अलग तरह की डिमांड करती और कहती कि भाई होता तो मुझे ये देता, भाई होता तो मुझे वो देता। रेणुका को जितनी सैलरी मिलती उसमें से कितना कुछ सामान वो अपनी ननद को खुश करने के लिए दे देती। उसे हर वक्त ये जताया जाता कि विवेक की मौत के जिम्मेदार केवल वही है। रेणुका अपनी बेटी का एडमिशन अपने ही स्कूल में करा लेती है। अब वो अपनी बेटी के साथ ही पीसीएस की तैयारी भी कर रही थी, पर कोमल हमेशा उसका साथ देती और उसे आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देती। कभी कभी सोचती हूँ कोमल, अगर तुम्हारी दोस्ती मेरे साथ ना होती तो मैं क्या करती। अब बस पेपर होने वाले हैं, तू उस पर ध्यान दे। देखते ही देखते पेपर का समय आ जाता है। दोनों दोस्त मिलकर एग्जाम देती हैं और उसके बाद के जितने भी पड़ाव आते हैं उन्हें भी वो बड़ी सफलतापूर्वक पूरा कर लेती हैं। अब उन्हें इंतजार था तो बस रिजल्ट का। एक दिन सुबह सुबह रेणुका के फोन की घंटी बजती है। अरे कहाँ मर गई, कितनी देर से ये फोन बज रहा है, इतनी सुबह सुबह भला किसका फोन होगा। उसकी सास फोन उठाती है तो दूसरी तरफ कोमल थी। मुबारक हो आंटी जी, आपकी बहू पीसीएस ऑफिसर बन गई है। क्या क्या कह रही है तू? कोमल बोल रही है ना? हाँ हाँ, मैं कोमल ही बोल रही हूँ आंटी, रेणुका को फोन दो, वो पीसीएस ऑफिसर बन गई है। तभी रेणुका वहां आती है और उसकी सास उसे फोन दे देती है। फोन पर अपनी नौकरी की बात सुनकर रेणुका खुश हो जाती है। वहीं कोमल की भी नौकरी लग गई। माँ जी, मैंने पीसीएस का एग्जाम दिया था, उसमें मेरी नौकरी लग गई है, अब मैं सरकारी ऑफिसर बन गई हूँ। ये सुनकर रेणुका की सास हैरानी से उसे देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी तकलीफों के बाद भी रेणुका ने किस तरह पढ़ाई की और अफसर बन गई। रेणुका के भाई भाभी और माँ को जब ये पता चला तो वो भी रेणुका से मिलने के लिए आते हैं। मैं तो शुरू से जानता था कि तुम में इतनी काबिलियत है,